ऐसी परिस्थिति में परमबीर और रिया की जो मुलाकात थी वो क्या कहानी कहती है? क्या परमबीर रिया को बचाना चाह रहे हैं या परमबीर उनके साथ मिलकर के रिया से कोई राज उगलवाने के लिए, कोई विशेष राज उगलवाने के लिए परमबीर कोई मिशन पे थे और परमबीर वो राज लेकर के यहां कहीं ब्रीफ कर देंगे? ये सारी बातें अभी पर्दे के पीछे चल रही हैं, लेकिन आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, खास तौर से परमबीर सिंह पे। कल तक अगर परमबीर सिंह उधर थे और उनको लग रहा था कि अब ये मामला चूंकि पलट गया है और कोर्ट इसमें इंटरवीन कर चुकी है, सुनवाई कल होने वाली है और परमबीर सिंह को लगेगा कि अगर कोर्ट का रवैया ऐसा हो गया और उन्होंने कोई ऐसा आदेश दे दिया जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के पूरी तरह खिलाफ जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में परमबीर सिंह अपना पूरा पाला 360 बदल लेंगे। बस उनको यही खौफ है कि उनके जो कुकृत्य भविष्य इतिहास में रहे हैं वो कहीं बाहर ना आ जाए। बस इसका वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर वो अपने सारे कुकृत्य को छिपाने में, बचाने में कामयाब हो गए, क्योंकि देखिए अजित पवार को क्लीन चिट देने वाले यही ऑफिसर रहे हैं जो इरिगेशन स्कैम था उसमें एंटी विजिलेंस में एंटी करप्शन के ये प्रमुख थे परमबीर सिंह। अजित पवार को भी इन्होंने क्लियरेंस दिया हुआ है और अजित पवार और उद्धव ठाकरे, अजित पवार से जब पूछा गया कि दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे की भूमिका को लेकर के, तो अजित पवार ने भी ढुलमुल जैसा जवाब दिया था क्योंकि उस वक्त वो महाविकास अघाड़ी में थे। लेकिन अब तो उनकी लॉयल्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गई है और उनको ये मालूम है कि अब हमें उद्धव ठाकरे से क्या लेना देना, वो फिनिश हो चुके हैं। तो ये लोग, इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है और कभी भी ये दीन ईमान बदल सकता है अजित पवार का भी। अजित पवार भी कोई अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, परमबीर सिंह तो निश्चित देंगे क्योंकि परमबीर सिंह को अगर थोड़ी बहुत उम्मीद बची है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बची है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनके जो समधी हैं वो उनके लिए एक प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के साथ उनका रिश्ता बना रहे। तो परमबीर सिंह का स्टेटमेंट भी इस पूरे दिशा और सुशांत के केस में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसे जैसे ये इंक्वायरी आगे बढ़ेगी और कोर्ट का आदेश आता है कि आदित्य ठाकरे की कस्टोडियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये पहला डिमांड है। एक तो मुंबई पुलिस को पहले फ्रेश एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, इस केस को फ्रेश तरीके से ओपन करना चाहिए। दूसरी बात, मलवानी पुलिस की पूरी भूमिका, उस वक्त मलवानी पुलिस स्टेशन में जितने लोग पदस्थापित थे, कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर तक और सीनियर इंस्पेक्टर तक, एसीपी तक अगर वहां पर हैं तो उन तक, एसीपी, डीसीपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और जितने भी हैं अब मलवानी पुलिस स्टेशन के स्टाफ, सबको घेरे में लिया जाए, सबसे पूछताछ की जाए। और दिशा सालियान का जो सीन रिक्रिएशन का काम हो रहा था एसआईटी के तरफ से और उसकी ब्रीफिंग उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले जुलाई में दी थी, वो सीन रिक्रिएशन कहां गया? कहां गया वो सीन रिक्रिएशन? मई के पहले उन्होंने कहा और फिर लोकसभा चुनाव के पहले कहा, दिसंबर जनवरी में ही उन्होंने कहा कि हम सीन रिक्रिएट करने जा रहे हैं। वो सीन रिक्रिएशन अपनी ही जगह पर पड़ा हुआ है, अभी तक उस दिशा में कोई गतिविधि सामने आई नहीं है। चुपके से अगर एसआईटी कर रही होगी तो होगी, क्योंकि एसआईटी के तरफ से जो मुझे जानकारी मिली थी कि एसआईटी अपना काम कर रही है और एसआईटी को यह मालूम था कि देवेंद्र उपाध्याय जो मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, उनका तबादला होने वाला है और वो बाहर जाने वाले हैं और नए जस्टिस आने वाले हैं। तो उस दौरान अगर उनकी इंक्वायरी भी होगी तो हो सकता है कि कोर्ट को मैनेज कर लिया है इन लोगों ने और हो सकता है कि हमारी सुनवाई ठीक तरीके से नहीं हो सकता है कि एसआईटी इसका भी इंतजार कर रही होगी कि ऐसे कोई जज साहब आते हैं जो हमें हमारी बात को कम से कम सुन सके। और अगर ऐसी स्थिति में माननीय आलोक आराधे जी का जो एंट्री हुआ है और जिस प्रकार से 22 जनवरी को 37 नंबर के ऊपर रहने के बाद उन्होंने सुनवाई की और 12 दिन के अंदर का उन्होंने डेट दे दिया, तो ये तो उनकी मंशा तो स्पष्ट है कि वो इस केस को पूरी तरह से सुनना चाहते हैं और इस केस का निपटारा भी करना चाहते हैं। इस केस को डिरेल करने के पक्ष में श्रीमान हमारे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे जी नहीं है। तो आदित्य ठाकरे, जितनी भी दलील आदित्य ठाकरे की होने वाली है वो बहुत आगे बढ़कर के चलने वाली नहीं है। आदित्य ठाकरे को आप ये मान के चलिए उनके दिन अब लदने वाले हैं, क्योंकि कोई भी दलील उनके पक्ष में जाएगी नहीं अदालत में। वो कैसे साबित करेंगे? अगर उनका मोबाइल लोकेशन दिशा सालियान के फ्लैट पर या दिशा सालियान के अपार्टमेंट में या उसके आसपास
मध्य रात्रि को या उस रात किसी भी वक्त पाया गया है तो वो उसके घेरे में आ जाएंगे। जिसके बिना पर, मोबाइल लोकेशन के ही बिना पर नीतीश राणे मजबूती से उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे और विधानसभा में आरोप लगा रहे थे। आपको याद होगा कि एक डिजिटल जो एविडेंस था उन्होंने उस वक्त के विधानसभा के स्पीकर को सुपुर्द किया था, नार्लिकर को। तो ऐसी परिस्थिति में जो एविडेंस उनके पास है, अच्छा, जो नारकोटिक डिपार्टमेंट्स हैं, नारकोटिक डिपार्टमेंट्स ने ये पूरा डॉसियर उस वक्त तैयार किया था क्योंकि उस वक्त समीर मानखेड़े बड़ी तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े चेहरे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर थे, जिसमें महेश भट्ट से लेकर के करण जौहर से लेकर के सलमान खान तक सारे लोग उनके निशाने पर थे। और उन्हीं के सारे के मोबाइल लोकेशन, उनके व्हाट्सएप चैट जो डिटेल निकले हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के डिटेल निकले हैं, रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के कन्वर्सेशन की भी बातें हो रही हैं, उसके भी चैट डिटेल्स हैं। तो ये सारे चैट डिटेल्स को ये लोग अब किसी भी सूरत में अगर ये लोग सोच रहे हैं कि उसको हम पानी में या समंदर में गिरा देंगे तो वो गिरने वाला नहीं है। सवाल है सबसे बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार देवेंद्र फडणवीस इस पूरे प्रकरण में खुद को कहां खड़ा करती है। यह सरकार चाहती क्या है? क्या यह सरकार चाहती है कि यह इन्वेस्टिगेशन ठीक से चले या सिर्फ ये सरकार कोर्ट का इंतजार कर रही है? कोर्ट जो आदेश देगी उसके हिसाब से सरकार चलेगी। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस अपनी खाल बचाना चाहते हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस सामने से ये आकर के नहीं कहने की स्थिति में हो कि हमने किसी को गिरफ्तार किया है। कोर्ट के ही आदेश पर सारी बातें हो रही हैं और कोर्ट के आदेश को एजेंसी अपना उस पर रिप्लाई कर रही है। पुलिस रिप्लाई कर रही है, एसआईटी रिप्लाई कर रही है, या सीबीआई रिप्लाई कर रही है, या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट रिप्लाई कर रही है। महाराष्ट्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र सरकार अगर डिप्लोमेटिकली ये स्टैंड अपना तैयार करती है और अगर इनको ये स्टैंड तैयार करने के लिए अपने आला कमान के भी तरफ से निर्देश है तो समझिए कि ये पॉलिटिकल बहुत ही शानदार स्ट्रोक होगा। क्योंकि पब्लिक में हम कोई वेंडेटा के साथ पॉलिटिक्स करें और हम वेंडेटा पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं, ये संदेश देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी तीनों पब्लिक को नहीं देंगे। ये आप मान के चलिए। इसीलिए ये स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी आलोचना हो रही है कि न्याय नहीं मिल रहा है दिशा सुशांत को, ये आलोचना तो हम सह लेंगे, लेकिन हम ये संदेश नहीं जाने दे सकते हैं कि मैं कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से किसी को किसी केस में फंसाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि है नहीं। हम किसी को फंसा नहीं रहे हैं, बल्कि लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप बचा रहे हैं, आप लगातार पिछले 5 वर्ष से बचा रहे हैं गुनहगार को। यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि उनके ऊपर कहीं से भी कोई ये आरोप न लगाएं कि हम पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसका तरीका क्या हो सकता है? इसका तरीका एक ही हो सकता है कि कोर्ट के आदेश का तामील एजेंसी करे और कोर्ट जो कहे वही एजेंसी करे। इस कैसे होगा भाई? तो ये बात आकर के पब्लिक डोमेन में देवेंद्र फडणवीस से अगर कोई पत्रकार महोदय ये पूछेंगे कि आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता निकाल रहे हैं उद्धव ठाकरे से, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने आपको कहा था कि हम रहेंगे या तुम रहोगे महाराष्ट्र में, तो ये बात आपने गांठ बांध ली और अब उद्धव ठाकरे को इंप्लीकेट कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने सारे आधार तैयार कर लिए। देवेंद्र फडणवीस के मन में जरा भी यह शंका नहीं है कि हम राजनीतिक रूप से बदनाम हों और लोग हमें बदनाम